साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों, आज जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो थी कि जिसमें हम लोग ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में तुलना करने वाले थे कि क्या क्या परिवर्तन इस थोड़े समय में निकल करके आए, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। इस प्रकार की वीडियो से हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हम लोग अच्छे से क्लासीफाई कर पाते हैं कि ये इस समय की बात है या ये इस समय की बात है। तो चलिएगा, बिना किसी देर के हम लोग पहुंचते हैं अपनी इस बात पर। तो यहाँ देखिएगा, दोनों मैंने लिख दिए हैं। तो सबसे पहला जो अंतर है वो तो आपको सामने दिख ही रहा है। इनका जो समय है वो आपको दिख जाएगा। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तरवैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो प्राचीनता के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल उत्तरवैदिक काल से पहले का है। तो ये कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, ये आपको पढ़ लेना है। चलिएगा, अब कुछ विशेष बात देख लेते हैं। आर्यों का विस्तार सीमित था ऋग्वैदिक काल में, और वो केवल गंडक नदी, इसका नाम जो मिलता है ऋग्वेद में वो मिलता है सदानीरा। तो गंडक नदी के पश्चिम तक ही सीमित था। और ऐसा विदेह माधव की जो कथा है उसमें हमें पता चलता है। विदेह माधव की कथा हम अभी लेंगे, बस थोड़ा सा वेट करिएगा, अभी बताऊँगा मैं क्या उसमें था। पहली बात ये हो गई। और जबकि उत्तरवैदिक काल में इसका विस्तार गंडक नदी के पूर्व में भी हो गया। तो ये आप देख सकते हैं गंडक नदी की लोकेशन जो बॉर्डर बनाती है बिहार यूपी का, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार मैप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में एक तो सीमा विस्तार का अंतर था, जो उत्तरवैदिक काल आते आते बढ़ गई थी या ज़्यादा लंबी हो गई थी। अगला जो इम्पोर्टेंट है, ऋग्वैदिक काल में एक वेद की रचना हुई जिसे प्राचीनतम वेद भी कहा जाता है, वो है ऋग्वेद। और इसके अलावा जो अन्य वेद हैं जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी रचना साथियों उत्तरवैदिक काल में की गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ जो वैदिक साहित्य है उसका संकलन भी थोड़ा आगे पीछे हुआ है, एक साथ नहीं। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे कि सब जन मतलब क्षेत्रीय इकाई थी, एक कबीले थे, तो उन कबीलों को जन कहा जाता था। तो ये सब अलग अलग थे। जैसे आपने ऋग्वैदिक काल में देखा कि 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ राजा सुदास के साथ, तो 10 जन ने मिलकर के उनके साथ युद्ध किया, तो दासराज्य युद्ध आप देख सकते हैं। तो सब जन अलग अलग थे। लेकिन उत्तरवैदिक काल में क्या हुआ कि ये जो जन थे छोटे छोटे, ये मिलने शुरू हो गए, और मिल करके इन्होंने बड़े बड़े जन बनाने शुरू कर दिए, और फिर ये महाजनपद हो गए, जन से जनपद और फिर महाजनपद। तो आप देखेंगे इसमें राज्य मिले और इनका विस्तार हुआ। जैसे भरत और पुरु 2 कबीले थे। भरत जन उस समय का बड़ा कबीला था, जिसके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो भरत और पुरु मिलकर के हो गए कुरु, और कुरु जो कबीला था और उसने जो क्षेत्र घेर रखा था तो वो हुआ कुरुक्षेत्र। इसने हस्तिनापुर के आसपास का और दिल्ली का और दोआब का जो ऊपरी हिस्सा है वो इसने सिंगवा रखा था। तो इस तरीके से कुरुक्षेत्र वहाँ पर हो गया, कुरु वंश। और उसके बाद तुर्बस और क्रीवी, ये 2 कबीले मिलकर के बन गए पांचाल। और बाद में साथियों आप देखेंगे कि कुरुवंश, जिसमें कौरव पांडव, जब महाकाव्य काल आता है तो महाकाव्य काल में कौरव कुरु के साथ और मतलब वंश, और पांचाल जिसमें द्रौपदी, तो दोनों ने मिलकर के काफ़ी बड़े क्षेत्रफल पर राज किया। और इस तरीके से साम्राज्यवाद फैलना शुरू हो गया, और एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास सतत करने लगा। तो ये हुई बात यहाँ तक की। तो ये अंतर आप लोग देखेंगे। अब देखते हैं विदेह माधव की कथा में क्या सिस्टम था। तो साथियों, विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। ये आप देखेंगे कि सरस्वती नदी आज राजस्थान से होकर के गुजरती है, लेकिन ये ऊपर नहीं दिखाई देती। इसके जो अवशेष मिले हैं आज भी, ये विलुप्त हो चुकी है, नीचे रेत के अंदर अंदर ये चलती है। तो आप उसकी लोकेशन एक बार इस पे इंटरनेट पे देख लीजिएगा। हालांकि अभी इसके साक्ष्य मिले हैं काफ़ी समय बाद। तो ये निवास करते थे, और इन्होंने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण कर रखा था। अब जब ऐसी कहानियाँ हैं पुरानी, उसका कोई विशेष लॉजिक तो नहीं है, बस आप एक बार सुन लीजिएगा। इसमें जो नाम आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण हैं, वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए। तो जैसे ही घी का नाम लिया, वो वैश्वानर अग्नि धरती पर आ गई और सभी चीज़ों को जलाती हुई पूर्व की तरफ बढ़ने लगी। सरस्वती नदी राजस्थान, और वो बढ़ती बढ़ती चली गई बिहार की तरफ। लेकिन बीच में सब नदियों को उसने जला दिया, लेकिन
वो गंडक नदी, जिसे सदानीरा आप लोग बोलते हैं, उसको नहीं जला पाई और वहीं पर वो रुक गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विदेह माधव के हिसाब से जो ऋग्वैदिक काल का क्षेत्र था वो आपको मिल जाता है गंडक नदी तक। और इसमें जो आग जलती रही उसके पीछे पीछे विदेह माधव जो राजा थे और उनके मंत्री गौतम राहुगण, साथ में ये नाम जरूर याद रखें मंत्री का, इन्होंने पीछा किया और वहाँ तक ये चले गए और उसके बाद वो पार नहीं हो पाए। तो ये क्षेत्र इनका पता चल जाता है विदेह माधव की कथा से ऋग्वैदिक काल का। चलिएगा और कुछ परिवर्तन देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल से उत्तरवैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो उसमें और परिवर्तन ये है कि लोहे की खोज नहीं हुई थी। ऋग्वैदिक काल साथियों आप देखेंगे कि इन कालों को बांटा ही इसलिए गया क्योंकि 1000 ईसा पूर्व में अंतरंजी खेड़ा से लोहे के अवशेष मिल गए। अब लोहे के अवशेष मिलने की वजह से एक नई क्रांति आ गई कृषि के क्षेत्र में और पशुपालन के क्षेत्र में। तो इस तरीके से ये युग क्लासिफाई हो गए। तो आप देख सकते हैं उत्तरवैदिक काल युग था लोह युग का और उससे पहले लोहे की खोज नहीं की गई थी। ये भी एक बड़ा परिवर्तन है। ऋग्वैदिक काल में कोई विशेष वर्ण पर चर्चा नहीं होती जो आज तक चला आ रहा हो, जबकि उत्तरवैदिक काल में आप देखेंगे कि राष्ट्र गोत्र जैसे शब्द निकल करके सामने आए। राष्ट्र की अवधारणा ये उत्तरवैदिक काल की है, साथ ही थोड़ा ऊपर नीचे हो गया वो अलग बात है। और गोत्र जैसा आज भी आप लोग देखते हैं, तो गोत्र में बता देता हूँ कि गौ मतलब गाय से ही इसका संबंध है क्योंकि वैदिक काल की बात है, विशेष पूजनीय पशु रहा है। तो जहाँ पर जिन परिवारों का गोबर एक जगह डाला जाता था गायों का, तो वहाँ पर उस सभी क्षेत्र के लोग या वो सारे लोग एक ही गोत्र के कहे जाते थे। और बाद में ये परंपरा ऐसी बन गई कि आप आज तक देखते हैं कि इसका संबंध अपना देख लेते हैं कि किस व्यक्ति के साथ कैसा संबंध है। तो सगोत्र व्यक्ति एक ही गोत्र के व्यक्ति कहे जाते हैं, यानी कि उनमें आपस का संबंध माना जाता है। तो इस प्रकार के शब्द निकल कर गए। राजा की कोई स्थायी सेना नहीं थी ऋग्वैदिक काल में, ये बात हम लोग उसमें भी देख चुके हैं। जब राजा सुदास या अन्य लोग थे तो कोई विशेष सेना इकट्ठी नहीं थी। जब भी ज़रूरत होती थी तभी सेना को बुला लिया जाता था और उनसे युद्ध के लिए तैयारी कराई जाती थी और युद्ध में भाग लिया जाता था। बात ऋग्वैदिक काल की है, यहाँ पर भी कोई सेना स्थायी नहीं थी। तो ये बात भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से राजनीतिक व्यवस्था सेट नहीं हुई थी। और ये आप व्यवस्थित सिस्टम देखेंगे इसके बाद जब आएगा मगध साम्राज्य, जिसमें आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, तो एक स्थायी सेना का प्रावधान वहाँ से शुरू हो गया और एक भारत की विस्तृत राजनीति शुरू हो गई। अब इस समय एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आप देखेंगे। ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो थे इंद्र। 250 श्लोक भी इनके लिए लिखे गए हैं। लेकिन जो परिवर्तन आया उत्तरवैदिक काल में वो परिवर्तन ये था कि इस समय प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हो गए। साथियों एक ये परंपरा बाद की है कि जब लोगों ने अलग अलग नए देवताओं का सृजन करना शुरू कर दिया। यूँ कह लीजिएगा कि समय के अनुसार और अपनी ज़रूरतों के अनुसार चीज़ें बदलती चली गई। और बाद में आप देखेंगे कि मैं इस बार को बार बार कहता हूँ कि समय के साथ साथ जैसे आज ना तो इंद्र महत्वपूर्ण देवता है ना प्रजापति महत्वपूर्ण देवता है, अब इस समय जो भगवान शिव और लॉर्ड विष्णु इस प्रकार के देवता निकल करके आ गए हैं। और उसके अलावा भी न जाने कितने देवता आसपास आपके नज़र आते हैं, जिसमें शनिदेव और अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो साथियों मैं कहना चाहूँगा कि ये जो परिवर्तन आप लोग देख रहे हैं इससे हमें काफ़ी कुछ मिलता है सीखने के लिए, जिससे हमें पता चल पाता है कि क्या चीज़ें कैसे क्लासिफाई हो रही हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग देखते रहिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन थे जो ऋग्वैदिक काल से उत्तरवैदिक काल में हुए। तो बस मैं आज के लिए इतना ही कहूँगा। अगला जो कंक्लूज़न होगा वो हड़प्पा काल में और वैदिक काल में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।